जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। यकीनन मेरे ख्याल लेक्चर्स आप पढ़ रहे होंगे और इजी भी फील हो रहा होगा, तो ये उतना मुश्किल ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ यकीनन कुछ आगे टॉपिक ऐसे आएंगे जो मुश्किल भी होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर है 4, टॉपिक है फिज़िकल पेंडुलम। तो बेसिकली ये बेटा एप्लीकेशन है किस चीज़ की, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन था ये उसी का एक हिस्सा है, ये उसी की एक एप्लीकेशन है और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िकल पेंडुलम। तो थोड़ा सा क्लियर कर लें कि जैसे पीछे हमने टॉर्जन पेंडुलम पढ़ा था, उसमें जो बॉडीज़ पाई जाती थी या जो स्केच था वो एक रेगुलर शेप की प्लेट थी जो सर्कुलर शेप की थी। तो पहला फ़र्क ये होगा कि ये इर्रेगुलर शेप होगी, यानी कि ऐसी शक्ल होगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी कोई लकड़ की पीस है, कोई चीज़ है, उसको हम ले लेंगे, इस हम लोग क्या कहेंगे इर्रेगुलर शेप, और इसको हमसे बनाएंगे क्या फिजिकल पेंडुलम। दूसरी खूबी यह है कि ये बॉडी रिजिड होनी चाहिए। रिजिड का मतलब है हार्ड बॉडी, यानी सॉलिड तकरीबन होनी चाहिए। कोई पानी भी ज़ाहिर एक इर्रेगुलर शेप का होता है, लेकिन आप उसको एज ए फिजिकल पेंडुलम यूज़ नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर है कि सस्पेंडेड वर्टिकल प्लेन, इसको यूँ सीधा लटकाएंगे, ऐसे करके ये ऑसिलेट करे, ज़ाहिर ऐसे नहीं कर सकते, इसको सीधा वर्टिकल प्लेन में लटकाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एल। तो जब इसको लटकाएंगे इसका एक सेंटर होता है जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और जिस जगह आप इसको सुराख करके लटका रहे हैं उसको क्या कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर से घूमना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके इस सेंटर तक जो फासला होगा इससे कहेंगे लेंथ, विच इज कॉल्ड लेंथ ऑफ फिजिकल पेंडुलम। ये फिजिकल पेंडुलम की क्या होगी, लेंथ होगी। ज़ाहिर है हर बॉडी की शक्ल के साथ ये मुख्तलिफ होती रहेगी। इसके बाद है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जैसे ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ये सीधा वर्टिकली प्लेन के अंदर ऐसे खड़ा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर रहा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। यहाँ पे नेट फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स 0 होगी और बॉडी किस हालत में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर। ऐसी सूरत हाल में टेंशन और वेट, यानी टेंशन जो अपवर्ड है और जो वेट है डाउनवर्ड है, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, दे कैंसिल ईच अदर, जिस वजह से नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स 0 और बॉडी किस हालत में खड़ी है, इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं When a pendulum displays through a some angle theta, जब आप इसको यहाँ से पकड़ के दाएं या बाएं आप इसको डिस्प्लेस करते हैं, जब आप इसकी मीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसके इक्विलिब्रियम आप तोड़ देते हैं, तो ये बॉडी थोड़ा सा मूव करके टेढ़ी हो जाएगी। जैसे टेढ़ी होगी कुछ एंगल क्रिएट करेगी, वो एंगल हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, उस एंगल को इस लाइन के साथ यहाँ भी शो किया जा सकता है। तो ये जो एंगल हमारे पास पैदा हो रहा है, इस एंगल के जरिए हमने इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो फिर फोर्सेज एक लाइन में नहीं रहेंगी, पहले कोलिनियर थी अब वो लाइन तोड़ेंगी, इस वजह से हमें वेट के क्या बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड था, टेंशन इसी लाइन के अंदर किधर अमल कर रही होगी, अपवर्ड, ये टेंशन की लाइन होगी। अब वेट के जो दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के सामने mg साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कौन सा होगा mg cos थीटा। इस तरीके से यहाँ पे हमने वेट को 200 में डिवाइड कर लिया। एक का नाम रखा रेडियल। रेडियल वो होता है जो लॉन्ग रेडियस अमल की, बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो रेडियस की सिमत में जो अमल करे उसे रेडियल कहते हैं, और जो कि रेडियस के साथ ऐसे कर्व बना रहा है, टच कर रहा है, उसे हम टेंजिटल कहते हैं। लिहाजा एक टेंजिटल हो गया, दूसरा कौन सा होगा, रेडियल। तो ये नीचे वाला टेंजिटल है और ये वाला कौन सा होगा, रेडियल। अब आगे बढ़ते हैं कि रिस्टोरिंग टार्क हम कैसे मालूम करेंगे। टार्क का फार्मूला ये होता है फोर्स मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह एल, तो फोर्स कौन सी, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, F इज इक्वल माइनस mg साइन थीटा। ये कहाँ से आ गई रिस्टोरिंग, तो जरा समझिएगा कि बेटा mg cos थीटा और टेंशन तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस फिजिकल पेंडुलम को वापस लाने वाली जो फोर्स है टुवर्ड्स दिस मीन पोजीशन, वो कौन सी फोर्स होगी, उस फोर्स का नाम क्या होगा, mg साइन थीटा। लिहाजा यही वजह कि हमने रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर किसको लिया, mg साइन थीटा। और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, चूंकि मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, चूंकि रिएक्शन फोर्स है, हम इसको यहाँ शो करेंगे, यही कीमत यहाँ पुट अप करेंगे। ये टार्क निकल आएगा माइनस mg साइन थीटा मल्टीपल एल। ये बेटा फोर्स है, ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। थीटा इज स्मॉल, रूल कहता है जब थीटा स्मॉल हो तो एक फार्मूला मैथमेटिकली, देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की कीमत थीटा के बराबर होगी, तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस mg थीटा इंटू एल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी, 1। हम वो चाहते हैं जो हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा फॉर एक्सेलरेशन, जिसको हमने लिखा था आई इंटू डी स्क्वायर थीटा ओवर क्या है, डी टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करके क्या मालूम करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की तरफ जाएंगे। जब दोनों को कंपेयर करें तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया, इस रिजल्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, जस्ट इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर होकर यहाँ आ गई। कंपेयर करने के बाद
हमने आई को इधर डिवाइड कर लिया तो ये वेरिएबल होगा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसको पिछले इक्वेशन में भी आपने चेंज किया था, अभी हम ऐसा करेंगे डी ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये कीमत सेम रहेगी। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर हम बाद में जाकर कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जिस वजह से हम ऐसा फैक्टर कर रहे हैं। तो पहले आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो डी थीटा ओवर डी टी है और ये डी टी है, इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू क्या होगा ओमेगा नॉट। हमने इसको वेलोसिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। फिर इसी इक्वेशंस के दोनों साइड पे हम डी थीटा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ताकि थीटा का डिफरेंशियल हासिल किया जा सके। इधर भी डी थीटा, इधर भी डी थीटा, ये डी थीटा डी टी पे डिवाइड करें तो फिर वेलोसिटी बनेगा, ये सामने ऊपर देखेंगे डी थीटा ओवर डी टी इंटू क्या लिखा हुआ है डी ओमेगा। इसका मतलब ये है कि ये जब फैक्टर्स हम लिखने लगेंगे तो इनको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ये नजर आ रहा है ऐसे, तो यूं ये बन जाएगी वेलोसिटी, ये डी ओमेगा आ जाएगा, मैंने समझी इंटू क्या थीटा, सिंपल इक्वेशन। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये वेरी कर रही है तो हम इसको मुकम्मल कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं ऑन द बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ है सारे कांस्टेंट एम जी एल ओवर आई, सिर्फ थीटा वेरिएबल है तो थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहले क्वेश्चन की काफ़ी सारी कॉपी है। इसके मुताबिक जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी कंडीशन निकालते हैं तो एक्सट्रीम के ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होगी 0, मगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम। यही वैल्यूज बेटा यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ थीटा एम हो जाएगा, यहाँ सी। इस माइनस वाले टर्म को जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ये बैलेंस को हमने यहाँ शो करना था जो मिस हो गया था, जब इसको दूसरी तरफ जाके हम लिखेंगे तो सी की कीमत हमें क्या आ जाएगी प्लस। अब ये रिजल्ट हमारे पास हासिल हो चुका है। इसके बाद अब हमने करना क्या है कि इस सी के वैल्यूज को उस मुकम्मल इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अब देखिए क्या चीज़ कॉमन खड़ी है, 2 कैंसिल हो जाएगा, सब के अंदर कॉमन है, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर बचेगा, यहाँ से ये कीमत हमने कॉमन ले ली दोनों में से, और थीटा माइनस दिस। थीटा में इधर क्यों लिखा, चूँकि प्लस का है, और थीटा माइनस का उसको इधर लिख दिया। अगर आप लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर खत्म होकर ये इक्वेशन हमारे पास हासिल हो जाएगी। इसमें से एम जी एल ओवर आई अंडर रूट की फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा को। वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस क्या होगा थीटा स्क्वायर। ये वो रिलेशंस है जिसको हम लोग कौन सी रिलेशन कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ तक हमने पहली कैलकुलेशन में तकरीबन पिछले लेक्चर से कॉपी करते हुए उस रिलेशन के मुताबिक कौन सी कीमत हासिल की, एंगुलर वेलोसिटी। हम पढ़ रहे थे एंगुलर वेलोसिटी। तो जब हम एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन मालूम कर चुके हैं तो इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सामने देखते हैं ओमेगा नॉट ये वाली वैल्यूज है, कि क्या है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यूज पुट कर दी, क्या कीमत है एम जी एल ओवर आई, ये कीमत पुट कर दी ओमेगा की, ये वैल्यूज फैक्टर है। अब हम इसमें ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी, बाकी ये कीमत सेम और ये कीमत भी ऐसे सेम। अब आगे क्या करते हैं कि डी थीटा के साथ थीटा के वेरिएबल लिख लेते हैं और टाइम के वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, लिहाजा इनको मैंने इधर डिवाइड कर दिया तो डी थीटा के नीचे क्या आएगा अंडर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस दिस, और डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे कांस्टेंट है मगर टाइम के वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। अब हम अगर चाहें कि इसमें से थीटा का फैक्टर मालूम करें तो हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन द बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रल आएगा, यहाँ भी इंटीग्रल, सेम इक्वेशन लेके इंटीग्रल ले लिया। इंटीग्रल के बाद ये बार बार फार्मूला आ रहा है कि जब इस फॉर्म के अंदर होता है तो इसका स्पेसिफिक फार्मूला है माइनस काज इनवर्स बी ओवर एम, यानी ये इसको बी और इसको ए पढ़ा जाता है वहाँ फार्मूले में। यहाँ लिखेंगे थीटा ओवर थीटा एम, ये हमारे पास एम जी एल ओवर आई कॉन्स्टेंट है। डी टी का इंटीग्रल हमेशा किस चीज़ के बराबर होगा, टी प्लस फाइव। नॉर्मली आप लोग पहले से क्या करते हैं देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं कि जब ये कीमत आप लोग हासिल कर लेंगे यानी फाइव वाली इस वैल्यूज को, तो अब इसी में माइनस को इधर शिफ्ट करें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं। अगर काज को इधर लेके आएंगे तो ये पड़ा जाएगा काज ऑफ माइनस थीटा, और अब जानते हैं काज ऑफ माइनस थीटा प्लस होता है, इसलिए माइनस में नहीं लिखता, डायरेक्ट प्लस में लिख देता हूँ। तो थीटा ओवर थीटा एम इज इक्वल टू क्या होगा दिस। इस थीटा एम को इधर मल्टीप्लाई करें तो थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस, बाकी फंक्शन सेम का सेम। ये देखें वही रिजल्ट हमारे पास क्या होगा मौजूद होगा। ये जो ओमेगा एम जी एल ओवर आई अंडर रूट में, ये हमने पीछे जिक्र किया था, ये ओमेगा के बराबर है। तो अगर इस ओमेगा की कीमत पुट कर दें तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हासिल हो जाएगा कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट में, आगे है टाइम पीरियड कैसे मालूम करेंगे। तो ये ज़ाहिर है आपको ओमेगा की कीमत चाहिए थी, वो आप पहले मालूम कर चुके हैं। तो बेटा ये देखें टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा कहाँ से लें, ये सामने इक्वेशन मैं सर्कल करता हूँ, ये इक्वेशन मैंने सर्कल कर दी है। अब आप लोग इस इक्वेशंस को जो सर्कल की गई है इसको उठा के यहाँ बट्टे में पुट कर देंगे तो एम जी ओवर एल बट्टे में आई है तो आई के ऊपर लिखें तो आई ओवर एम जी एल अंडर रूट। ये कौन सा फार्मूला हासिल हो जाएगा, टाइम पीरियड।
कोई प्रॉब्लम। इसी टाइम पीरियड वाले फार्मूले का रेसिप्रोकल ले लें तो ये कौन सी चीज़ हासिल होगी, फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज किया, 2π ऊपर है, हमने लिखा 1/2π। I/mgl है तो हमने क्या लिखा, mgl/I। इस तरीके से हमने क्या हासिल कर ली, फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड भी मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई। यहाँ पे एक छोटा सा जिक्र किया गया रोटेशन इनर्शिया। जब कोई बॉडी स्ट्रेट चलती है तो उसके अंदर इनर्शिया पाया जाता है, सिंपल। और जब बॉडी ऐसे घूम रही होती है, ऐसे रोटेट कर रही होती है, हम उस इनर्शिया को क्या कहते हैं, रोटेशन इनर्शिया। बुनियादी तौर पे इनर्शियल की जो प्रॉपर्टी है उसका ताल्लुक मोशन के साथ है। तो बॉडी लीनियर मोशन में हो तो हम इनर्शिया कह देते हैं, बॉडी रोटेशन के अंदर हो तो हम क्या कहते हैं, रोटेशन इनर्शिया। तो एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा। अब T = 2πI/m और g, ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो T² = 4π², रूट खत्म हो जाएगा। दिस I मालूम करना चाहते हैं, I को यहीं रहने देते हैं, बाकी सारे फैक्टर उधर शिफ्ट करें। T × mgl ओवर क्या होगा, 4π × I का फार्मूला क्या होगा, T² mgl ओवर 4π²। ये हमारे पास क्या निकल आएगा, इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन को। तो फिजिकल पेंडुलम बुनियादी तौर पे क्या पैदा करता है, एक रोटेशंस पैदा कर रहा है, जिसको हम लोग इस हिस्से में क्या करते रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो याद रखना है। इसके बाद भी एक और एप्लीकेशन इसकी मौजूद है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसका ताल्लुक है सिंपल पेंडुलम के साथ। तो वो जो सिंपल पेंडुलम वाला लेक्चर है वो मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद घरों में पढ़ें और ख़ुद उसको स्टडी करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मज़ीद उसको कहीं ग्रुप में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर मेरा ख्याल है टाइम लगाना या टाइम वेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा आप लोग जो ध्यान रखेंगे कि सिंपल पेंडुलम वाला आर्टिकल बिल्कुल सेम कॉपी की तरह है और वो FSC वाला है। बेशक जो आपने FSC पढ़ा एग्जैक्ट 100% वही लिखते हैं, लिहाजा वो इस लेक्चर में मैं शामिल नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।